नमस्कार बच्चों। जैक बोर्ड 11th क्लास की एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ मॉडल क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने में मदद करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 है बच्चों, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? सामान्य कारोबार कहने का अर्थ है कि हम लोग जो जीवन में जिस काम को करने से हमारा जीवन चलता है। तो यहाँ आता है मनुष्य का सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य भी जरूरी है। मनुष्य के धार्मिक कार्य, या धार्मिक कार्य भी जरूरी होता है मनुष्य के लिए। मनुष्य का आर्थिक कार्य और मनुष्य का मनोरंजन कार्य, संबंधी कार्य। तो इनमें से सभी कार्य मनुष्य करते हैं और करते ही आ रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़रूरी हमारे लिए आर्थिक कार्य यानी धन दौलत कमाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वह किसी धन दौलत से ही हमारे जीवन की आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, सरकार का गठन। तो नहीं पूछा गया है। इसमें उत्पादन, उपभोग और वितरण ये तीनों ही अर्थशास्त्र के अध्ययन से, और अर्थशास्त्र में ये तीनों को क्षेत्र में हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में सरकार का गठन का अध्ययन नहीं करते। ये राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र में आ जाता है। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में हम लोग सरकार के गठन के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी का जनक किसे कहा गया है? एडम स्मिथ, रैग्नर प्रिंस, माल्थस, गॉटफ्राइड एकेलवाल। इसका सही आंसर होगा गॉटफ्राइड एकेलवाल। इन्हें ही सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकी तथ्य, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है बच्चों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमको यह समझना होगा कि मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है। जिसे हम संख्यात्मक रूप से हम लिख पाते हैं वह आंकड़ा, जिसको किसी रिसर्च के लिए या किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए मात्रात्मक रूप में, नंबर के रूप में 1 2 3 4, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 4 बोरा, 4 6 बेरा, इस तरह का जो आंकड़ा का गणना किया जाता है उस मात्रात्मक आंकड़ा होता है। लेकिन गुणात्मक आंकड़ा वह आंकड़ा होता है जहाँ पर गुण की बात की जाती है, उस क्वांटिटी की बात नहीं की जाती। उसे हम कोई ख़ास तौर पे हम 1 किलो 2 किलो या उसको गिन के हम नहीं बता सकते संख्या के रूप में। जैसे सुंदरता, ईमानदारी, विश्वास, इस सब को हम, वो मनुष्य का खास गुण होता है, उसको हम गिन के नहीं बता सकते कि वो 1 किलो ईमानदार है या 5 बोरा ईमानदार है। तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक, कोई भी अर्थशास्त्री किसी भी आंकड़े को एकत्रित करते समय गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। इसमें उत्तर की संख्या केवल 2 होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के आंकड़े की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? अन्वेषक कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उस आंकड़े को एकत्रित कर रहा है उसे ही अन्वेषक कहा जाता है। मान लीजिए हम किसी भी काम को पूरा करने के लिए या किसी पर रिसर्च करने के लिए कोई आंकड़ा निकाल रहे हैं, हम उसको जगह जगह घूम घूम करके उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो हम अन्वेषक हुए। यहाँ पर दिया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, प्रकाशित एवं इसमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानना पड़ेगा प्राथमिक आंकड़े क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े क्या होता है, प्रकाशित आंकड़े क्या होता है। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिस पर मनुष्य खुद जाकर उस स्थान पे खुद अपने द्वारा उस आंकड़ा को निकालता है। द्वितीयक आंकड़े जैसे हम किसी अन्य पर्सन से, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, किसी स्कूल के टीचर, कहीं पर जाकर किसी दूसरे के रजिस्टर से जो आंकड़ा को निकाला जाता है या लिखा जाता है उसको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। वहीं प्रकाशित आंकड़े जो कोई पेपर में, कोई न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में, दूरदर्शन में
कोई प्रकार के जर्नल में छपा हुआ आंकड़े को लिया जाता है। यहाँ पर विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है, प्राथमिक आंकड़े पर। यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंकड़े का संग्रह कर सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। हम पहले ही बोले हैं कि आंकड़े को जो एकत्रित करता है उसे अन्वेषक कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्पादकता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? ईमेल सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण, व्यक्तिगत सर्वेक्षण, डाक सर्वेक्षण। इसमें प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क कब होता है? जब उसके व्यक्तिगत साक्षात्कार किया जाए, कोई व्यक्ति खुद से जाए और उस व्यक्ति से मिल करके, जिससे कि उसे उत्तर प्राप्त करना है और उससे फेस टू फेस होके साक्षात्कार लिया जाए, तो उसे प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? ऐसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही अंग्रेजों के द्वारा 1821 से जनगणना कार्य संपन्न किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद की जनगणना को पूछा गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1951 से। क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? स्तंभों में, पंक्तियों में, खास आधार पर समूह वर्गों में, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो हम जानते हैं आंकड़ों को विभिन्न स्तंभ और पंक्तियों में वर्गीकृत करने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही आंकड़ा व्यवस्थीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होता है? एक वर्ग का मध्य बिंदु उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है। औसत अर्थात जितनी संख्या होती है उसको उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ करके और जितना वर्ग सीमा होगा उससे भाग दे करके प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़े को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है? इसे मात्रात्मक चर में वर्गीकृत किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन चर सतत चर का एक उदाहरण है? क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाली संख्या, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना होगा कि सतत चर क्या है। सतत चर वह चर होता है जिसको हमको दशमलव में, भिन्न में लिख सकते हैं, और असतत चर वह होता है जिसको सिर्फ क्रम में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सतत चर पूछा गया है। बच्चों की संख्या यानी 1.23 पॉइंट में इसे नहीं लिख सकते, ना ही भिन्न में लिख सकते। पासे पर भी आने वाली संख्या भिन्न में नहीं होती, पॉइंट में नहीं होती। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी हम पॉइंट में नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उस विद्यालय में 5.6 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए सही आंसर यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल। किसी भी जगह, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल को हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? मिलान चिन्ह, यहाँ पे जानना होगा मिलान चिन्ह क्या है। मिलान चिन्ह जिसको कि हम गणना करते हैं और जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ 5 हुआ, ये इससे आगे मान लीजिए 7 है, तो ये 5 हो गया, इसमें 2 करेंगे तो ये हो जाएगा। मिलान चिन्हों की गणना 5 में की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़े के किस प्रकार की प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण, आरेखीय। हम यहाँ देखते हैं मात्रात्मक तो है, यहाँ गिना तो गया है लेकिन इसका पूरा विवरण दे दिया गया है। इसे किसी सारणी में नहीं प्रयोग किया गया है और ना ही आरेख का प्रयोग किया है, इसलिए यह आंकड़ा जो है
पाठ विषयक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूरा पाठ के रूप में समझाया गया, उसका पूरी घटनाक्रम को समझा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ा को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण, आरेखीय। यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है? पंक्तियों में और स्तंभों में। पंक्तियों अर्थात इस प्रकार, स्तंभों में अर्थात इस प्रकार से कक्षा में वह दिखाती है। तो यह आंकड़ा किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है? तो यह आंकड़ा होगा सारणी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, यानी सारणीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? यहाँ हम देख रहे हैं 10 वर्षों की अवधि, यानी समय की बात की गई है, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए कालिक। यहाँ स्थानिक, मात्रात्मक, गुणात्मक सभी ऑप्शन हैं, लेकिन यह स्थान की बात नहीं कर रहा, यह 10 वर्षों की बात कर रहा है, यानी समय की बात कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कालिक रूप में वह वर्गीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, काल श्रेणी आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? काल श्रेणी, यहाँ पर काल का अर्थ हुआ समय श्रेणी। काल समय को भी बताता है, यानी समय श्रेणी आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार का आरेख का प्रयोग किया जाता है? तो यह तोरण आरेख का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तोरण का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार। तोरण हम देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1951, 1921, 1947, 1821। इसका सही आंसर होगा 1951 से भारत में आधिकारिक जनगणना शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। फिंडले सिराज के द्वारा, BKRV राव, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, जान माल की हानि हुई, ए बी दोनों। इसमें ए और बी दोनों ही आंसर होगा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लंबी यात्राएं भी लोग अब करने लगे रेलवे के विस्तार से, तथा कृषि और व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। यहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप में अपनाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, भारतीय उद्योगों का विकास करना, ए बी दोनों। तो हम जानते हैं कि जो उपनिवेश हमारे यहाँ अंग्रेजों ने बनाए थे भारत को, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल को ले जाना तथा भारत में तैयार माल को ला करके बेचना। निर्यात का अर्थ होता है अपने देश के माल को दूसरे जगह भेजना। तो हमारे यहाँ कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाया जा रहा था तथा इंग्लैंड में बनाया सामान को भारत में उतार रहा था, भारत को बेचने का बाजार बना रहा था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति द्वारा, उत्पादन द्वारा। हम जानते हैं किसी वस्तु का कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होती है, यानी डिमांड और सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर सप्लाई कम है, मांग ज़्यादा है, वस्तु की प्राइस
ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? यहाँ पर राष्ट्रीय योजना समिति की बात की जा रही है। योजना समिति का गठन 1938 को किया गया था। वहीं एक राष्ट्रीय योजना आयोग होता है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है और योजना समिति है, इसलिए सही आंसर होगा 1938। क्वेश्चन नंबर 28, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? नाम से ही हमें सुनने में लगता है कि यह 5 वर्ष की होगी, और ये सही भी है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर विस्तारित किया जाता है? यहाँ पे क्या बोला गया? आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तु लोगों के बीच क्रय क्षमता के आधार पर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियाँ ही लोगों के बीच वितरण को निर्धारित करती है। जितना जिसके पास पैसा होता है वह उतना उसको खरीद पाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने का सबसे एक बड़ा उपाय औद्योगिक नीति की घोषणा था, और स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, इसलिए यहाँ प्रथम औद्योगिक नीति 1948, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है? आर्थिक समृद्धि यानी धन दौलत समृद्धि है, तो आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है और यही प्रमाणिक सूचक है। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी क्षेत्रों की जो एक वर्ष में एक निश्चित समय में आय होती है उसको गणना करके सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद ही समृद्धि के प्रमाणिक सूचक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसको याद कर लेना है बच्चों, ये 1995 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा जो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण को लाया गया 1991 में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि हम सरकार को टैक्स के रूप में रकम दे रहे हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर में पता नहीं चलता कि हम सरकार को भी कुछ टैक्स दे रहे हैं। अगर हम दुकान से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, टीवी, फ्रिज, साबुन, तेल, कुछ भी खरीदते हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं। तो इस स्थिति में वह अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष कर, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर साल के अंत में फरवरी से अप्रैल माह के बीच सरकार को आंकड़ा दिखाता है कि हमने एक वर्ष में कितना रुपया पाया है, और 5 लाख के बाद वो जितना भी रुपया अधिक कमा रहा होता है उस पर सरकार उस पर टैक्स लगाती है परसेंटेज हिसाब से। तो प्रत्यक्ष कर जो है व्यक्ति की आय पर लगता है, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? यहाँ विनिवेश पूछा है। निवेश और विनिवेश में अंतर होता है। निवेश किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी पूंजी को हम किसी भी कमाई के लिए लगाते हैं, किसी भी उद्योग धंधे की स्थापना के लिए या विदेशों में बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित करने के लिए अगर हम पूंजी लगा रहे होते हैं तो उसे निवेश कहा जाता है। लेकिन विनिवेश हर क्षेत्र की पूंजी को हटा करके और अपने पास हम एकत्रित कर लेंगे तो उसे विनिवेश कहा जाएगा। माना कि मेरा 5-6 कंपनियां हैं, 5-6 कंपनियों को और बढ़ाने के लिए
अगर हम उसमें और पूंजी लगाएंगे तो वो निवेश कहलाएगा। लेकिन अगर उसी 5 कंपनी को हम बेच के और अपने पास सारे पैसे को ला करके हम जमा कर लेंगे तो वह विनिवेश कहलाएगा। तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है जब वो विनिवेश करता है? वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री होता है। अपना पद से तो वह प्रधानमंत्री होता ही है, लेकिन वह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये होते थे, अभी वर्तमान में योजना आयोग नहीं चल रहा क्योंकि अभी नीति आयोग आ गया है, इसलिए यहाँ पर होते थे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री होते थे। वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। अगर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लिख दिया जाए तो उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को के नाम पे जानते हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट है वह 1907 में हुआ था। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील 26 देशों में वर्तमान में कार्यरत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को IMF के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अब समाप्त हो रहा है बच्चों। आप लोग इसको बार बार पढ़ें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी कि आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करूं। थैंक यू।